नेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर अब देखें, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड्स बनाए क्यों जाते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बोर्ड होता है जिसने कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, जिसकी बेसिस पे हमें काफ़ी सारा काम अकाउंटिंग के अंदर करना होता है। ठीक है ना। तो पहला आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, क्यों उनको बनाया गया है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जिसको आईएएसबी कहते हैं। उन्होंने बनाए हैं, और उन्होंने क्यों बनाया, उन्होंने तीन चीजें और या ये कह लो कि चार चीजें इंश्योर करने के लिए ये स्टैंडर्ड्स बनाए। पहला, इस वजह से कि तमाम कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो वो एक सिमिलर मैनर के अंदर प्रोड्यूस हो, और वो एक सिमिलर मैनर के अंदर जो है ना रिफ्लेक्ट करनी हो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को। दूसरा, ताकि कंपैरिजन बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम्स इजियर, कि अगर आप दो डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल के बैठे पे हो तो आप उन दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजिली कंपेयर करा सको। थर्ड, आपके पास जितने भी वाइट कॉलर क्राइम्स हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, उसको अवॉइड किया जा सके, उसको रोका जा सके, और उस ऐसे टूल्स बनाए जा सके या ऐसे टेक्निक्स अप्लाई करी जा सके जिनसे इन फ्रॉड्स को डेटर किया जा सके कि भाई ये फ्रॉड्स कम से कम हो। एंड देन लास्ट वन इज दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ज्यादा आसानी से जो है ना आप समझ सके, या एक जो एंड यूजर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़े वो इजिली अंडरस्टैंड कर सके। तो दे आर फोर पर्पसेस, या कह लो चार रीजंस है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जिसमें पहला था क्या है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिमिलर मैनर में बननी चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में जो कंपैरिजन है वो आसान होना चाहिए। जो व्हाइट कॉलर क्राइम्स है फाइनेंशियल इंजीनियरिंग की वजह से जो होते हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके और उनको प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए भी अकाउंट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए। एंड द फोर्थ रीजन इज के आप जो एक एंड यूजर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करता है वो उसको आसानी से रीड कर सके। दैट इज बाय, अगेन दिस इज अनदर रीजन जिसकी वजह से इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आपके पास और भी आ सकता है कि भाई विंडो ड्रेसिंग क्या है। ठीक है ना। इससे पहले ये अभी मैं आपको सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्चुअल स्टैंडर्ड के भाई स्टैंडर्ड्स हैं कौन कौन से और स्टैंडर्ड क्या कहता है। ये मैं अभी सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि स्टैंडर्ड बनाए क्यों गए। अच्छा, ऊपर एक वर्ड मैंने यूज किया था व्हाइट कॉलर क्राइम्स का, जिसको मैंने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी कहा था, और ऊपर उसको क्रिएटिव अकाउंटिंग भी कहा जा सकता है, या उसको विंडो ड्रेसिंग भी कहा जा सकता है। ये सारी टर्म्स एक ही चीज को रिफ्लेक्ट करती हैं। विंडो ड्रेसिंग, क्रिएटिव अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें रेफर करती हैं एक्शंस टेकन प्रायर टू इशूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि आपके जो कंपनी के कह लो के जो कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं या कह लो के जो अकाउंटेंट्स हैं, वो इस तरीके से कुछ एक्शंस करें, नंबर्स के साथ कुछ इस तरीके से खेलें कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को छुपा लें और एक बड़ी ही आर्टिफिशियल सी परफॉर्मेंस को शो करें। अगर आपसे पूछा जाता है ना व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग, तो आप लिखेंगे कि भाई अकाउंटेंट्स या जो बिजनेस के एग्जीक्यूटिव्स हैं वो ऐसा काम करें कि बिजनेस की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो, नंबर्स को उन एक्चुअल परफॉर्मेंस से छुपा लें, और बहुत ही अपने जिस तरीके की वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं, चाहे वो अच्छी चाहते हैं बुरी चाहते हैं, उस तरीके की इंफॉर्मेशन को सामने लेके आए। तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग, कि आप आर्टिफिशियली नंबर्स को चेंज कर रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ टेक्निक्स लगा के, और उन नंबर्स को चेंज करके एक आर्टिफिशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आगे अपने स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। किस तरीके से हो सकता है ये? एक तरीका इसको ये है कि भाई अगर लेट से आपको अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखाने, तो आप अपने बिजनेस के जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसको कम कर दो। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कम होगा, एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके नॉन करंट एसेट की वैल्यू के अंदर कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज आया, आप उसको शो ना करो। आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो फ्यूचर में प्रॉफिट एंटिसिपेट कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर दो। आप अनरियलाइज प्रॉफिट को इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करने लग जाओ। जिस तरीके से आपसे अगर लेट से आपने कुछ माल बनाया जो कि बिका नहीं है, लेकिन लेट से वो फैक्ट्री प्रॉफिट उसके ऊपर अभी अनरियलाइज है, आप उसके प्रॉफिट को भी एज अ रियलाइज प्रॉफिट शो करने लग जाओ। यानी कि किसी भी तरीके से देखो, किसी भी तरीके से अगर तुम अपने नंबर्स को आर्टिफिशियली बेहतर करके अगर रिप्रेजेंट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। उसको आप फाइनेंशियल इंजीनियरिंग भी कह सकते हो, उसको आप क्रिएटिव अकाउंटिंग भी कह सकते हो, बट अपेरेंटली ऑल ऑफ दीज आर सिमिलर टर्म्स। ये सारी चीजें एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आर्टिफिशियली आपने अपने नंबर्स को बेहतर किया हुआ है। अच्छा, फिर आपके पास एनुअल रिपोर्ट जो बनती है, तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर आपके पास आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट के अंदर अपने पब्लिश करती है, ताकि स्टेक होल्डर उसको देख सके और उसकी बेसिस पे अपना कोई डिसीजन ले सके। अब वो डिसीजन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का हो, गवर्नमेंट की तरफ से है तो वो डिसीजन जो है वो टैक्स चार्ज करने का हो सकता है, सप्लायर की तरफ से माल भेजने का हो सकता है, वॉट एवर। जो भी स्टेक होल्डर के लिए जो भी रेलिवेंट डिसीजन है, वो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के अपना रेलिवेंट डिसीजन ले सके।
अकाउंटिंग पॉलिसीज आपको पता है कि क्या होती है, कि जैसे डेप्रिसिएशन का रेट है, प्रोविजन का रेट है, आप रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करोगे, ये सारी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो कि अगेन आपकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर मेंशन होती हैं। नोट्स टू अकाउंट्स, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं करी जाती, लेकिन उनका सिर्फ नोट रिकॉर्ड कर दिया जाता है, वो भी आपको एनुअल रिपोर्ट में मिलेंगी। तो आपके पास जो थ्योरी का सवाल, ये सारे थ्योरी के सवाल हैं, ये ना समझेगा कि ये ऐसे ही लिखे हुए हैं। ये सारे सवाल आप क्वेश्चन 1 2 3 करके इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि किसी ना किसी पेपर के अंदर एज थ्योरी टेस्ट हुए हैं। तो अगर वो आपसे पूछता है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट, तो आप बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, नोट्स टू अकाउंट्स, डायरेक्टर रिपोर्ट और फिर लास्ट में ऑडिटर रिपोर्ट। अब हम आ जाते हैं कि अच्छा कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एक तरीके से समझ ले क्वेश्चन थे जो कि आपके पास थ्योरी में आईएएस के टेस्ट होते हैं। अब हम आ जाते हैं आईएएस नंबर 1 के ऊपर। अब आपके पास ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो इसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, हम वो सारे स्टैंडर्ड्स कवर अप करेंगे। ऑब्वियसली सारे के सारे स्टैंडर्ड्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, सिर्फ चंद कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है और हमें कवर अप करना है। और कुछ स्टैंडर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, आप पढ़ के आए हो, आपको पता है उन चीज़ों का। जैसे कि अब आईएएस 1 है, आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके जो प्रिपेयर होते हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स का एक फिक्स फॉर्मेट आप फॉलो करते हुए आए हो ना। आपने पता है या पहले सेल लिखना है, फिर लेस सेल रिटर्न लिखना है, फिर कॉस्ट ऑफ सेल निकालना है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर एक्सपेंसेस लिखने और फिर प्रॉफिट फॉर ईयर आएगा। और हर बिजनेस यही फॉर्मेट फॉलो कर रहा है। तो भाई बिजनेस कोई डिफरेंट फॉर्मेट फॉलो कर ले, क्या जाएगा उसका। मसला यह है कि वो कोई भी बिजनेस अपनी मर्जी का फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारे फॉर्मेट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जिसको हम आईएएस 1 कहते हैं, जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर मेंशन्ड है कि किस तरीके से आपने ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करना है, किस फॉर्मेट के थ्रू आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो प्रिपेयर करना है। जैसे कि अब यहाँ पे अब आपको पता है कि इनकम स्टेटमेंट का, जैसे अभी हमने बात की कि भाई एक फिक्स फॉर्मेट है, तो जो फिक्स फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको कहाँ से मिलता है, वो फॉर्मेट आपको आईएएस 1 से मिलता है। और उसके अंदर अब रिव्यू रिकॉल कर इसको दोबारा गो थ्रू करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से बनती है। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल बिजनेसेस के लिए इनकम स्टेटमेंट बना के आए हुए हैं, सिमिलरली स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी बना के आए हुए हैं, एंड मोर और लेस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये जो बेसिकली आईएएस 1, आपको अगर मैं कहूँ कि टेस्ट किस तरीके से होगा, अगर आपके पास कोई इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है तो इसमें आप देख रहे हो कि यार फॉर्मेट थोड़ा उल्टा फॉलो हुआ है। लेक्चर फॉर्मेट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल एंड में दिखाई हुई है, वो बाकी के जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है वो पहले दिखाए हुए हैं। तो अब आपको पता है कि ये गलत फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, तो आप कहेंगे एज पर आईएएस 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके अकाउंटेंट ने या बिजनेस ने बनाई हुई है, ये इन अकॉर्डेंस विद आईएएस 1 नहीं है। तो आप फिर उसमें बताएंगे कि भाई इसके अंदर क्या मसले हैं और इसको ठीक किस तरीके से किया जा सकता है। तो आईएएस 1 इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि हम पहले बना के आए हुए हैं। देन हमें सारे फॉर्मेट्स पता है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई नई चीज नहीं है, ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो मैं कहूँ कि आपको पहले से पता नहीं होगा। देन आईएएस 2 इज अबाउट इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज अब आपको पता है कितने किस्म की होती हैं। इन्वेंट्रीज होती हैं हमारे बिजनेस के अंदर 3 किस्म की। एक रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होती है, दूसरा आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होती है, तीसरा आपके पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है। और इन्वेंट्री के लिए जो एक बहुत ही जनरल रूल जो कि अप्लाई होता है, वो कौन सा रूल अप्लाई होता है, दैट इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये मल्टीपल जगहों पे एएस के अंदर भी ये रूल हम इस्तेमाल करते थे। जब भी हमारे पास कोई डैमेज गुड्स की इन्वेंट्री आ जाती थी या ऑब्सोलीट गुड्स की इन्वेंट्री आ जाती थी, तो हम कहते थे कि भाई इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाएगा एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये रूल बार बार अप्लाई कर रहे होते थे, लेकिन ये रूल आता कहाँ से है, ये रूल हमें आईएएस 2 इन्वेंट्रीज ने डिफाइन किया हुआ है कि भाई अगर आपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना है तो इट मस्ट बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वेयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू एज वी नो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री माइनस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू सेल द गुड्स। यहाँ पे हमारे पास एनआरवी का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है ताकि आप रिकॉल कर सकें। अच्छा, फिर आपने पढ़ा था कि भाई इन्वेंट्री को अगेन एएस के अंदर ही हमारे पास आता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करने के लिए 3 कैश फ्लो अजम्पशन है, फीफो लीफो और एफको, जिसमें से लीफो हमें पता है कि अलाउड नहीं है। तो किसने अलाउ नहीं किया हुआ, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अलाउ नहीं किया हुआ कि आप लीफो को इस्तेमाल कर सको। उसने सिर्फ अलाउ किया हुआ है कि आप या फीफो इस्तेमाल करो या एफको इस्तेमाल करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते टू वैल्यू एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री। फिर परपेचुअल पीरियोडिक की भी जो बात थी, वो सारी की सारी जो डिफाइन हुई है वो आईएएस 2 के अंदर ही हुई है।
टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो मैंने अभी आपको बात बताई, रॉ मटेरियल की भी इन्वेंट्री होती है, वर्क इन प्रोग्रेस की भी इन्वेंट्री होती है, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री होती है। ये तीनों इन्वेंट्रीज भी जो डिफाइन हुई है वो IS 2 के थ्रू ही डिफाइन हुई है। देन देर इज वन थिंग कि आप जब इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल रहे हो तो ना, कि आपको अगर पता लगाना इन्वेंट्री की कॉस्ट किसके बराबर है, तो इन्वेंट्री की कॉस्ट, जिसको मैं IC लिख रहा हूँ, इट इज ऑलवेज इक्वल टू परचेज प्राइस। ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे परचेज प्राइस, कि उसको कितने का खरीदा प्लस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज। कि भाई अगर परचेज करते करते कोई कॉस्ट इनकर हुई है, लेट्स से अगर मैं बाहर मुल्क से कोई माल मंगवा रहा था, और ठीक है मैंने एक यूनिट मंगवाया 5 रुपए का, लेकिन जो फ्रेट फॉरवर्डर ने मुझसे एक यूनिट के ऊपर जो कि 5 रुपए की जिसकी कॉस्ट थी, उस पर उसने मुझसे 1 रुपए कराची से, लेट्स से जिस भी पोर्ट से या जिस भी मुल्क से मैं वो सामान मंगवा रहा था, उस मुल्क से यहाँ पे लाने के फ्रेट फॉरवर्डर ने लेट्स से मुझसे 1 रुपये और ले लिए। तो परचेज अब जो मुझे पड़ी है एक यूनिट, वैसे तो परचेज प्राइस 5 रुपए थी, लेकिन फ्रेट फॉरवर्डर ने अब 1 रुपये और ले लिए हैं, तो मैं कहूंगा एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज। जब आप इन्वेंट्री की कॉस्ट की बात कर रहे होगे तो आप परचेज प्राइस के अंदर अगर कोई कॉस्ट जो कि परचेज से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो उसको भी ऐड करके बताओगे। अच्छा, फिर इसके अंदर एक आती है कि कभी आपसे अगर वो पूछ ले कि भाई इन्वेंट्री के अंदर हमने जो है फला फला कॉस्ट को इंक्लूड किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर सिर्फ परचेज प्राइस आएगी, और अगर परचेज से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है, कोई एसोसिएटेड खर्चा हुआ है, तो वो इंक्लूड किया जाएगा। इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, IS 2 स्पेशली एक्सक्लूड द फॉलोइंग कॉस्ट टू बी इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज। अगर आपसे कोई कहता है कि भाई स्टोरेज की कॉस्ट है, लेट्स से हमने इन्वेंट्री मंगवाई और उसको वेयर हाउस में रखा है, और वेयर हाउस में रखने की जो कॉस्ट है, अगर उसको आप इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड कर दे तो गलत काम कर रहे हो, क्योंकि IS 2 एक्सक्लूड करता है द इंक्लूजन ऑफ दीज एलिमेंट्स इनटू द फिगर ऑफ और इनटू द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, जिसमें स्टोरेज कॉस्ट भी एक्सक्लूड करता है। सेलिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली सी बात है, उसका इन्वेंट्री के बेचने से लेना देना है, उसका इन्वेंट्री की अपनी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। एंड इसी तरीके से एडमिन कॉस्ट का भी इन्वेंट्री से, लेट से अगर आपके को वेयर हाउस और वेयर हाउस के बाहर कोई गार्ड खड़ा हुआ है, तो उस गार्ड की कॉस्ट को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। सो इन्वेंट्री का जो पहला रूल है वो तो क्या है, इन्वेंट्री मस्ट बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और दूसरी बात जो आपने इन्वेंट्री के लिए याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इन्वेंट्री विल बी वैल्यूड इन जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, इट विल कंप्राइज ऑफ परचेज प्राइस प्लस एनी कॉस्ट एसोसिएटेड टू परचेज। उसके अलावा कोई भी खर्चा अगर आपने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड किया हुआ है तो वो आपने गलती करी हुई है। और स्पेसिफिकली ये कुछ ऐसे खर्चे हैं, इसमें सबसे स्पेसिफिकली स्टोरेज कॉस्ट है, जो कि अक्सर वो इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर डाल देता है और कहता है कि ये इन्वेंट्री की कॉस्ट हमने निकाली है, बताओ गलत है सही है। तो फिर आपको बताना होगा कि भाई स्टोरेज कॉस्ट आपने इन्वेंट्री की फिगर के अंदर गलत इंक्लूड करी है, इसको एक्सक्लूड कर दें। रिमेनिंग फिगर जो है वो इन्वेंट्री की फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी रूल जो था, इसके अंदर भी मेजॉरिटी चीजें हम लोग IAS के अंदर या A2 की चीजों के अंदर अप्लाई करते हुए आ रहे हैं, चाहे वो NRV वाला कॉन्सेप्ट हो या चाहे वो पीपो लिपो वाली बातें हो, हमने पहले से हमें आइडिया था चीजों का, हमने उसको रिकॉल कर लिया। देन IS 2 के इसमें बाद कितने रूल्स हैं? कितने uh, आईएएस रूल्स हैं? पढ़ लोगे बेटा, जितने भी होंगे सारे पढ़ लोगे। देन द थर्ड वन इज IS 7 आप कैश फ्लो क्वेश्चन वन स्टेटमेंट। और क्वेश्चन टू दिखा सकते हैं जो शुरू में था? IS 1 IS 2 नहीं, शुरू में आपने कोई क्वेश्चन दिखाया था, उसमें क्वेश्चन थ्री से शुरू हुआ था, तो वन और बाद टू में नहीं बेटा, दिखा। बाद में, एंड में, एंड। ठीक है। IS 7 अब जो है आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने बनाई है, अभी पूरा टॉपिक आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का पढ़ा है, और मल्टीपल सवालात आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के करे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम तीन हिस्सों में ब्रेक करते थे, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, एंड लास्ट में होता था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट में होता था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन हिस्सों में क्यों ब्रेक करना है, क्योंकि भाई उसका फॉर्मेट भी डिफाइंड है। और उसका फॉर्मेट किसने डिफाइन किया, उसका फॉर्मेट डिफाइन किया है IS 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट ने। बाकायदा कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना एक स्टैंडर्ड है। IS 1 रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट कवर होता है, SOFP कवर होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कवर होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट IS 1 के अंदर कवर नहीं होता। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पूरा फॉर्मेट है वो हमें IS 7 से मिलता है, कि भाई इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करो, जो कि हमें पता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। और उसकी बेसिस पे जो है हम पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनाते थे, जिसमें हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करने के बाद एट दी एंड नेट कैश इनफ्लो या नेट कैश आउटफ्लो फॉर द ईयर कैलकुलेट करके दिखाते थे। एंड अपेरेंटली जो है वो हमारे पास हमारी पूरी एक फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाती थी।
तो उसका फॉर्मेट इज एज पर IS 7। अगर आपके पास कोई ऐसी कैश फ्लो स्टेटमेंट आए जिसमें कुछ चीजें आगे पीछे हों, या लेट से नॉन करंट एसेट बेच के पैसे आए हैं और उसको उसने ऑपरेटिंग में दिखाया हुआ हो। अब आपको पता है कि यार नॉन करंट एसेट सेल हुआ है, तो इसको बेच के जो पैसे आए हैं वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होने चाहिए थे। अगर इसने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया हुआ है वो तो गलत किया हुआ है। इट इज अगेंस्ट IS 7 के हिसाब से जो हमें फॉर्मेट मिला है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो फिर हम उसको ठीक करके दिखाएंगे और हम कहेंगे कि IS 7 जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूरा का पूरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वो कहता है कि भाई जो फिक्स फॉर्मेट हमने पढ़ा है, मैंने इसको दोबारा यहाँ नहीं दिया हुआ फॉर्मेट को, क्योंकि आपको फॉर्मेट पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ डिटेल के अंदर। तो हमें पता है कि भाई वो पूरा फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। अगर उससे कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है, कोई भी चीज आगे पीछे हो रही है, तो वो IS 7 के अगेंस्ट बात जा रही है। देन आ जाता है आपका IS 8, विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। IS 8 के लिए ना, ये एक रिपीटेडली आस्क्ड IS है। IS 1 और 7 इतना टेस्ट नहीं होता। IS 2 एक तो इन्वेंट्रीज वाला टेस्ट होता है अच्छा खासा, एंड देन उसके बाद IS 8 भी अच्छा खासा टेस्ट होता है। IS 8 जो कि चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड चेंजेस इन एस्टिमेट है, वो आपसे चार बातें कहता है। वो कहता है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाते हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले तो सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आप अप्लाई करे हुए होने चाहिए आपने, चाहे उसके अंदर वो आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट हो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके जो है वो अप्लाई होने चाहिए। क्योंकि जब आप वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर चार बातें आ जाती हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी, और क्वेश्चन 1 के अंदर भी हमने पढ़ी कि IS क्यों बनाना है। तो इसमें एक रीजन था कि भाई ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली कंपैरेबल हो। तो वही बातें यहाँ IS 8 के अंदर रिपीट होती हैं। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आपने फॉलो करने हैं, ताकि चार चीजें आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अचीव कर सके। एक, नंबर 1, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेलिवेंट होनी चाहिए। यानी कि जो आपके बिजनेस में हो रहा है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी चीज को पोर्ट्रे करे। यानी कि शुगर कोटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस छोटा सा और आप इतनी बड़ी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बड़े बड़े नंबर्स के साथ बना के बैठे हो। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है ना, कि अगर एक बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ता है तो वो उसके ऊपर रिलाय कर सके। आपने जो इन्फॉर्मेशन उसको दी है, उसको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि यार इस इन्फॉर्मेशन के अंदर तो कोई मसला भी हो सकता है, या हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन झूठी हो। तो नंबर 2 इज कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल होनी चाहिए। नंबर 3 इज कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं एज ए स्टेक होल्डर आप ही के, लेट से अगर आप XYZ लिमिटेड हैं और आपकी 2024 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर 2023 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कराना चाहूँ, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इजीली कंपेरेबल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 24 के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट बातें हो रही हैं और 23 के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट बातें हो रही हैं, या 24 के अंदर जो है वो क्या कहते हैं बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट है, 23 के अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट फॉर्मेट है। नो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेलिवेंट, रिलायबल और कंपेरेबल होनी चाहिए। एंड लास्ट में जैसे मैंने कहा था कि भाई एक एंड यूजर जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोले तो वो आसानी से समझ जाए। एंड फॉर द सेम रीजन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। आप इतनी टेक्निकल जार्गन यूज कर लो या लैंग्वेज यूज कर लो जो कि अगले बंदे की समझ ही नहीं आती, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है, अगर तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो ये जो चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स एंड एरर्स है, ये चार चीजों पे फोकस करता है। दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। तो अगर वो आपसे पूछे ना कभी के थ्योरी के अंदर पूछ लेता है सर कि व्हाट आर द 4 फीचर्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो चार फीचर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो क्या है कि दे शुड बी रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। देन इसके बाद IS 8 के बाद हमारे पास आ जाता है IS 10। अच्छा, अब IS 10 भी अच्छा खासा टेस्ट होता है, और यहाँ पे अब मैं कह सकता हूँ थोड़ी बातें नहीं होंगी। 1 to 7 तो ज्यादा पुरानी बातें थी। 8 के अंदर एज सच कोई बहुत ज्यादा बात थी, ये सिर्फ चार बातें आपने याद रखनी है। 10 के अंदर विच इज इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, आपने क्या बात समझनी है? देखिए, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड से मेरा क्या मतलब है, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक अकाउंटिंग ईयर था बिजनेस का 1 जनवरी 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का, ठीक है ना, पूरा एक 12 मंथ्स का अकाउंटिंग ईयर था। अब जब अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया, यानी 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 आ गया, अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद अब आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर करी जाएंगी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम डे पे थोड़ी प्रिपेयर हो जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में भी आपको एक आधा दिन लगता है, 2 दिन लगता है, सॉरी एक आधा दिन कह रहा हूँ, एक आध महीना लगता है।
अगर आपका एक बड़ा बिजनेस है तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते फौरन थोड़ी बन जाएंगे। आप कहते हो कि 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ है तो मैं 31 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दूं, दैट विल सर्टेनली नॉट बी पॉसिबल। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते बनते 2 महीना 3 महीना बन लग जाता है। और एज पर द रूल, अगर पाकिस्तानी रूल के हिसाब से व्हाट आई कैन रिकॉल, वो ये होता है कि अगर आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो आपको विद इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, यानी अकाउंटिंग ईयर के अगले 3 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करनी होती हैं। ये आई बिलीव पाकिस्तानी रूल है, 90 डेज है, 60, आई बिलीव 90 डेज ही है। तो और डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मुल्कों में डेट्स जो है वो डिफरेंट होगी कि आपके अकाउंटिंग ईयर एंड के बाद आपने कितने दिनों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करनी है। फॉर अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी आई बिलीव पाकिस्तान में 90 डेज है। तो भाई अगर आपकी 31 दिसंबर 2023 को अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया और अब आपके पास 3 महीने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने के लिए, यानी कि 3 महीने में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगी। अब जो 3 महीने जिसमें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, दैट वुड बी फ्रॉम 1 जनवरी 2024, अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ उसके अगले दिन आप बैठोगे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, और अप टिल 31 मार्च 2024 अब आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कर लेनी है, प्रिपेयर कर लेनी है। ठीक है, वंस आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर आपके जो डायरेक्टर होगा ना, वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा और उसको ऑथराइज कर देगा। ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं ऑथराइज डेट। ऑथराइज डेट के बाद उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा। और अगर तो कोई चेंज पॉसिबल है तो जो डायरेक्टर जो कि उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथराइज कर रहा होगा, वो वहां पे मेंशन कर देगा कि भाई अगर तो कोई चेंज पॉसिबल है तो कौन बंदा है जो कि इसके अंदर चेंज कर सकता है। अब नॉर्मल अकाउंटेंट के पास इख्तियार नहीं होगा कि वो जो है कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस कर सके। वंस ऑथराइज हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई अब ये इस डेट पे पब्लिश होनी है, तो उसके बाद उसके अंदर कोई चेंज पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, 2 मिनट दिएगा जरा, आसान हो जाए। अच्छा जी, अकाउंटिंग ईयर हमारा पूरा गुजरा, हमने बात करी कि फिर लेट से 3 महीने अगर बिजनेस को लगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में, और फिर उसके बाद 15 दिन बाद जो है वो डायरेक्टर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करके ऑथराइज कर दिया। और अब वो लेट से हफ्ते 2 हफ्ते में, या ये कह लेते हैं 15 दिन बाद, 1 मई तक जो है वो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने पब्लिक यूज के लिए पब्लिश हो जाना है। यानी कि कंपनी उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर और मल्टीपल जगहों पे जहां जहां उसको पब्लिश करने की रिक्वायरमेंट है, वहां वहां वो उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश कर देगी। सवाल ये अब उठता है कि 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च 2024, जो कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइम पीरियड था, इसमें मल्टीपल इवेंट्स हुए होंगे, राइट। और ये जो मल्टीपल इवेंट्स हैं, क्योंकि ये अकाउंटिंग ईयर एंड के बाद हो रहे हैं, अकाउंटिंग ईयर एंड तो 31 दिसंबर 2023 को हो गया। अब 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, क्योंकि ये रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रहे होंगे। अब इवन तो दे आर कॉल्ड इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, बट ये इवेंट्स दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिए जाएंगे। पहली कैटेगरी होगी एडजस्टिंग इवेंट्स की। वो इवेंट्स जो कि हो तो 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के दरमियान में ही रहे, लेकिन हम उन इवेंट्स को स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि उन इवेंट्स की कुछ ना कुछ रेलेवेंस पिछले अकाउंटिंग ईयर से ट्रेस करी जा सकती होगी। यानी कि किसी ना किसी वे में हम कहेंगे कि ये जो इवेंट हुआ है, अगर तो इसका, इसकी रेलेवेंस को आप पिछले अकाउंटिंग ईयर के साथ जो गुजरा है, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर तो इसकी उस अकाउंटिंग ईयर से कोई रेलेवेंस है, तो दैट इवेंट विल बी कॉल्ड एन एडजस्टिंग इवेंट। यानी कि आपने उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एडजस्ट कराना है, गिवन दैट उस इवेंट का कोई मटेरियल इंपैक्ट हो। मटेरियल इंपैक्ट से क्या मतलब है कि उसकी कोई अंदर अमाउंट इन्वॉल्व हो, कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट इन्वॉल्व हो, या आसानी के लिए समझ लो कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वॉल्व हो। क्योंकि देखो काफी इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका भले अगर पिछले साल से कोई रेलेवेंस था, लेकिन कोई मटेरियल अमाउंट यानी कि पैसे अगर कोई सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो फिर हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट नहीं करेंगे। अगर तो उसका इम्पैक्ट इममटीरियल है, इममटीरियल का मतलब है सिग्निफिकेंट अमाउंट है ही नहीं, बहुत नाकिस सी बात है या ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट सी बात है, तो फिर भी क्योंकि उसका प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर से रेलेवेंस थी, तो हम ठीक है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं कर रहे, बट स्टिल हम उसको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन लाजमी करेंगे। तो एडजस्टिंग इवेंट कौन से इवेंट्स हैं? एडजस्टिंग इवेंट, इफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इवेंट कैन बी रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट।
एंड देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग इवेंट, यानी कि एक मटेरियल इम्पैक्ट है, जिसका अगर तो मटेरियल इम्पैक्ट है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कराओ। अगर इमटेरियल इम्पैक्ट है तो फिर उसको जो है वो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं कराओगे, फिर जो है आप उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट के अंदर क्या कर दोगे, डिस्क्लोज कर दोगे। और अगर तो जो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड हुआ है, अगर तो उसकी पिछले साल से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, यानी कि आप उसको पिछले साल से ट्रेस बैक ही नहीं कर सकते, तो फिर इवन अमाउंट मटेरियल भी हो तो भी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि भाई वो पिछले साल से रिलेटेड इवेंट ही नहीं है। अकाउंटिंग ईयर तो 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 का था। तो अगर जो भी इवेंट हुआ है, भले वो कितना ही मटेरियल क्यों ना हो, अगर उसकी पिछले साल से कोई रेलेवेंस नहीं है तो वो फिर पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट कराने का उसको कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन क्योंकि वो मटेरियल इवेंट है, और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे होगे तो उस डेट पे वो इवेंट हो चुका है, तो इस वजह से आप उस इवेंट को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर देंगे। और अगर तो वो एक इमटेरियल इवेंट है, यानी कि उसका इम्पैक्ट इमटेरियल है, सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है, और उसका पिछले साल से कोई रेलेवेंस भी नहीं है, तो फिर आप उस ऐसे इवेंट को कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे। तो उसके अंदर चार बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात तो इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग पीरियड हो गया, अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन की डेट्स में अगर कोई इवेंट होता है तो दैट विल बी कॉल्ड इवेंट आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। उसमें दो फर्दर सब कैटेगरीज, एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट वो जिसको आप पिछले अकाउंटिंग ईयर से ट्रेस बैक कर सको, नॉन एडजस्टिंग इवेंट वो जिसको आप पिछले साल से ट्रेस बैक ना कर सको। अगर तो आपने उसको पिछले साल से ट्रेस बैक कर लिया है और उस इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो मटीरियल है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कराओ। अगर उसका इम्पैक्ट भी इमटेरियल है तो फिर उसको आप नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन करो। अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, यानी पिछले साल से कोई रेलेवेंस ट्रेस नहीं हो रही, तो फिर अगर उसका मटेरियल इम्पैक्ट है तो नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करो। इमटेरियल इम्पैक्ट है तो उसको आप सिंपली क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सर लेट्स से, पिछले साल को मतलब 2023, जो इस एग्जांपल में, या? हाँ बिल्कुल, जो अकाउंटिंग ईयर की बात कर रहे हो ना आप, ये अकाउंटिंग ईयर है। पिछले ईयर से मेरा यही मुराद है कि जो अकाउंटिंग ईयर गुजरा है जिसकी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि अब आप 2024 में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो तो 2023 वाले साल की कर रहे हो ना, तो पिछले साल से मेरा ये मुराद है। रिपोर्टिंग पीरियड को मैं बेसिकली रेफर कर रहा हूँ कि अगर उसका रिपोर्टिंग पीरियड से कोई रेलेवेंस है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, रिपोर्टिंग पीरियड से कोई रेलेवेंस नहीं है तो वो फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो अब अच्छा। यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, एडजस्टिंग इवेंट की क्या एग्जांपल है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बिफोर अकाउंटिंग ईयर एंडेड, इनवॉइस लेटर। आपने फिक्स्ड एसेट एक को खरीद लिया था लेट से दिसंबर के महीने में, जब आपका अकाउंटिंग ईयर जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो तभी चल रहा था, और इनवॉइस लेकिन आपके पास जनवरी में आती है। तो भाई जाहिर सी बात है, भले इनवॉइस जनवरी में आई है लेकिन क्योंकि इवेंट को आप पिछले साल से ट्रेस बैक कर सकते हो तो दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट। इसी तरीके से अगर आपने किसी को 2023 में माल बेचा था और साल के एंड पे वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर इंक्लूडेड था, क्रेडिट पे लेट से माल बेचा था, और जनवरी के महीने में पता चलता है कि भाई वो बंदा तो बेड डेट हो गया, तो अब अगेन क्योंकि माल उसको पिछले अकाउंटिंग ईयर में भेजा था और भले वो बेड डेट जनवरी में हमें पता चला है कि हुआ है, स्टिल क्योंकि उसकी पिछले साल से रेलेवेंस है, इट विल बी एडजस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपके नॉन करंट एसेट के अंदर सिग्निफिकेंटली कोई फॉल आ गया है, एक्सेप्ट फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन तो ग्रेजुअल फॉल है ना, अगर कोई सिग्निफिकेंट फॉल अचानक से आ गया है किसी भी रीजन की वजह से, जिसको हम इम्पेयरमेंट कहते हैं, जो कि इटसेल्फ एक आईएएस है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर सिग्निफिकेंट फॉल आपके एसेट की वैल्यू के अंदर आ गया है पिछले साल में, जो साल आपका रिपोर्टिंग पीरियड गुजरा है, पता आपको जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त चला है, तो स्टिल क्योंकि वो पिछले साल से रेलेवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। अगर आपको कोई फ्रॉड की डिस्कवरी या कोई एरर की डिस्कवरी हुई है जो कि आपसे हुआ अकाउंटिंग ईयर के अंदर यानी रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर था, लेकिन उसकी डिस्कवरी जो है वो जनवरी या फरवरी या मार्च में हुई है, तो स्टिल आप उसको एडजस्ट कराओगे क्योंकि उसकी पिछले साल से रेलेवेंस है। और अगर तो आपकी कॉस्ट ऑफ, अच्छा ये तो बहुत सिंपल है कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ग्रेटर देन एनआरवी है, तो आपने ये एडजस्टमेंट तो मल्टीपल टाइम्स एएस के अंदर कराई थी कि भाई कॉस्ट ज्यादा है, एनआरवी कम है, तो हम इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड करेंगे, भले जो क्या कहते हैं हमें डिस्कवरी जनवरी में होती है, फरवरी में होती है, क्योंकि एनआरवी कब लोअर होती है कॉस्ट से, जब आपके गुड्स डैमेज हो चुके हो। तो डैमेज गुड्स अगर पिछले साल हुए हैं, रेलेवेंस है पिछले साल से, तो फिर जाहिर सी बात है आप उसको एडजस्ट कराओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो बहुत सिंपल है ना। सर पॉइंट अगर थ्री डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। 0.3 बेटा, ये नहीं, डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं आता है, मैंने अभी बोला कि ये सेपरेट आईएस है तो उसके अंदर डिटेल में डिस्कस होगा। अभी फिलहाल ये समझ लो एसेट की वैल्यू अचानक से बहुत ज्यादा गिर गई है पिछले साल और हमें इस साल पता चला है, तो दैट विल बी कॉल्ड एन एडजस्टिंग इवेंट। उसकी सारी जो बातें हैं वो बहुत डिटेल में भी हम करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा,
फिर आपके पास नॉन एडजस्टिंग इवेंट तो बहुत ही सिंपल है कि भाई अगर एक इवेंट का पिछले साल से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया। लेट से आपने एक कोई एसेट खरीदा है, वो खरीदा 31 दिसंबर के बाद है और उसकी इनवॉइस भी 31 दिसंबर के बाद आई है, तो उसका पिछले साल से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपकी कोई इन्वेंट्री किसी डिजास्टर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गई है, आफ्टर 31 दिसंबर की बात हो रही है अब, ठीक है ना, अब ये चाहे जनवरी में हुई, फरवरी में हुई, मार्च में हुई, तो भाई इसका पिछले साल से क्या लेना देना। फरवरी में अगर जलजला है और आपकी इन्वेंट्री तबाह हो गई, तो उसका दिसंबर के टाइम पीरियड से या पिछले अकाउंटिंग ईयर से तो कोई लेना देना नहीं है, तो इट इज सिंपली नॉन एडजस्टिंग इवेंट। इसी तरीके से कोई मेजर शेयर ट्रांजेक्शन हो गई, टैक्स का रेट चेंज हो गया, कोई कंटिंजेंट एसेट या लाइबिलिटी हो गई, अच्छा ये भी अगेन एक सेपरेट आईएएस के अंदर मैं मेंशन कर देता हूँ, ये जब हम आईएएस 37 करेंगे, इसको आईएएस 37 में डिस्कस करेंगे। और ये जो इम्पेयरमेंट वाली बात थी, उसको आईएएस 36 में डिस्कस करेंगे। तो ये बातें अभी फिलहाल सिर्फ समझने के लिए पढ़ लो, पढ़ने की नियत तक पढ़ लो, तो उसकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग है वो इनके अपने आईएएस में आपको मिलेगी। समझाने का यहाँ क्या मकसद है, समझाने का यहाँ ये मकसद है कि अगर तो इवेंट ऐसा है, अकाउंटिंग ईयर के बाद हुआ, रिपोर्टिंग पीरियड के बाद होता है, लेकिन अगर उसकी रेलेवेंस पिछले साल से निकल रही है, तो उस और मटेरियल इंपैक्ट है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कराओ। इमटेरियल इंपैक्ट है, नोट्स टू अकाउंट्स में डालो। अगर तो एक ऐसा इवेंट है जिसकी पिछले साल से कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट मटेरियल है, जैसे ये आपने देखा ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंट्री बिकॉज ऑफ अ नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि कोई आग लग गई, कोई जलजला आ गया, उसकी वजह से इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय हो गई, तो इवन तो उसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है, बट ये अमाउंट मटेरियल होगी। अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से आपका माल खराब हुआ है, तो वो सिग्निफिकेंट वर्थ रखता होगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट वर्थ रखता है, मटेरियल इम्पैक्ट है। आप उसको नोट्स टू अकाउंट्स में लाजमी मेंशन करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं कराओगे, लेकिन नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लाजमी उसको मेंशन करोगे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लाजमी जाती हैं, और आपसे एक थ्योरी नोट्स का टू सवाल। अकाउंट में मेंशन करने से क्या होता है फायदा? नोट्स जो आपका एंड यूजर होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसको पता होता है कि टिल द डेट जब उसके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आई है, तो क्या क्या मेजर चीजें हो चुकी हैं, जो कि जो कि इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के अंदर तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, लेकिन नोट्स के अंदर पढ़ के उसको पता होता है कि अच्छा भाई ये चीज भी जो है वो हो चुकी है इस साल में, तो जब मैं उसकी फाइनेंशियल फ्यूचर डेट स्टेटमेंट में पढ़। कोई एडजस्टमेंट होती है? हाँ, जब आपका अगला साल जो 2024 जब स्टार्ट होगा और 2024 की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, तो उसके अंदर जो भी इन्वेंट्री का लॉस है वो एज एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा, तो वो 2024 के तो अंदर सारी चीजें आएंगी ना, जिस ईयर के अंदर जिस रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर वो इवेंट हुआ है, वो 2024 में तो हम्म। जाएगा ही जाएगा ना, ऐसा थोड़ी उसमें नहीं जाएगा। अच्छा। अच्छा, फिर आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोट्स टू अकाउंट में जाती हैं, और आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भाई स्टेट टू एलिमेंट्स व्हिच विल बी मेंशन इन नोट्स टू अकाउंट्स, तो एक तो प्रोपोज्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड है, ये तो हमें पहले से पता है कि भाई ऑर्डिनरी डिविडेंड अगर प्रपोज होता है तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं कराते, उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के छोड़ देते हैं। इसी तरीके से जो मैंने भी आपसे बात करी थी ना, अच्छा नहीं, वो वाला पॉइंट नहीं, अगर तो लेट से बिजनेस का प्लान है कि भाई आगे हम अपना बिजनेस बंद करने वाले हैं, यानी कि गोइंग कंसर्न हैम्पर हो रहा है, तो उस चीज को भी बिजनेस कहाँ मेंशन करेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन कर देगा कि भाई एक साल बाद हम जो है वो ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं करने वाले, तो पहले से उसका फर्ज बनता है कि वो अपने स्टेक होल्डर को नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दे। और थर्ड जो अभी हमने बात करी थी कि भाई अगर तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन डेट है, जिसके बाद जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कोई चेंज नॉर्मली नहीं होता, तो ये भी बात मेंशन होगी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन ऑथराइज कर रहा है और कौन सी डेट को ऑथराइज हुई है, और अगर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड हो सकती हैं, तो कौन बंदा है, किसके पास ये पावर है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जाके चेंज करे। ये बात भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर मेंशन कर। खैर यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है बहुत आसान सी, और आसान से ज्यादा ये है कि ये बड़ी टेस्टेड है, पास पेपर के अंदर ये एग्जांपल बहुत आती है। पहली एग्जांपल है ऑन कंपनीज ईयर एंड इज ऑन 30 जून 1997, एक कंपनी है उसका ईयर एंड हो रहा है 30 जून 1997 को। 27 जुलाई 1997 यानी ईयर एंड होने के बाद अगला महीना जो लगा, उसमें एक मेजर फायर टुक प्लेस एट द कंपनीज फैक्ट्री, और फायर लगी है तो जाहिर सी बात है नुकसान हुआ होगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस फायर का क्या पिछले अकाउंटिंग ईयर, जो अकाउंटिंग ईयर की हम बात कर रहे हैं जो 30 जून 1997 को खत्म हुआ है, क्या उससे कोई रेलेवेंस है? कोई रेलेवेंस नहीं है। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन जब आग लगेगी तो जो कंपनी को नुकसान पहुंचेगा, क्या वो मटेरियल होगा, इमटेरियल होगा? वो मटेरियल होगा। तो क्योंकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एडजस्ट नहीं कराएंगे। लेकिन क्योंकि इवन उस नॉन एडजस्टिंग इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो मटीरियल है, तो इस फायर को हम नोट्स टू अकाउंट्स में जो है वो लाजमी डिस्क्लोज करेंगे। देन उसके बाद एक और ट्रांजेक्शन, ऑन 8 अगस्त 1997, अब मेजर ट्रेड रिसीवेबल, अब यानी कि अकाउंटिंग का तो 30 जून को खत्म हुआ था, एक महीना पूरा जुलाई का गुजरा, फिर अगस्त 8 को पता चलता है कि एक ट्रेड रिसीवेबल जो कि 30 जून 1997 को, यानी कि जब अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा था, या जो अकाउंटिंग ईयर एंड की जो आखिरी तारीख है 1997, 30 जून,
वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी कि इट वाज इंक्लूडेड इन द एसओएफपी ऑफ एट 30 जून 1997। और वो पता चलता है कि अगस्त की 8 तारीख को कि भाई वो जो है वो लिक्विडेट हो गया है, यानी कि एक तरीके से बेड डेट हो गया और अब वो हमें पैसे नहीं देने वाला। तो क्योंकि देखें इवन बेड डेट आपका जो हो रहा है वो 8 जनवरी 1997 को हो रहा है, 8 अगस्त लिखा हुआ है ना, हाँ, और 8 अगस्त 1997 को हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये 30 जून 1997 को आपके एसओएफपी के अंदर एज ए ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड था, यानी कि जो उसको क्रेडिट पे माल बेचा गया है वो पिछले साल बेचा गया है, और भले ये बेड डेट इस साल हो रहा है, बट क्योंकि इसकी पिछले साल से रेलेवेंस बन रही है, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड हेंस सो इट विल बी एडजस्टेड इनटू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो देखें लिक्विडेशन जो बेड डेट, अब आपके पास इवन जब आप इनकम स्टेटमेंट वगैरह बनाते हो तो लास्ट में आती थी ना कि बेड डेट का डिस्कवर हुआ है कि इतने के बेड डेट हो गए, तो भाई वो डिस्कवरी रिपोर्टिंग पीरियड के बाद ही होती है, लेकिन आप उसको स्टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कराते थे, एज अ एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करते थे। क्यों करते थे? इसीलिए करते थे कि भाई एज पर IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अगर कोई ऐसा इवेंट भले रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुआ है जिसकी पिछले साल से रेलेवेंस है और मटेरियल इंपैक्ट है, तो उसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्ट कराते हो, जैसे कि हम कराते आए हैं। बेड डेट की आपकी जो ट्रांजेक्शन होती थी, आपको पता है कि हम उसको मल्टीपल टाइम्स जो है एडजस्ट हमने कराया, और इसी बेसिस पे कराया कि डिस्कवरी तो रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हुई है, बट क्योंकि रेलेवेंस है पिछले रिपोर्टिंग पीरियड से, तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट कराते हैं। यार तो दैट इज योर IAS 10। उसके बाद हम आ जाते हैं IAS 16 के ऊपर। अच्छा, IAS 16 इज अगेन वेरी सिंपल, आप करते हुए आए हो। इट इज अबाउट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या ये कह लो कि जो नॉन करेंट एसेट, जो टेंजिबल नॉन करेंट एसेट होते हैं उसके बारे में बात करता है। आपने स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाना सीखा है, एएस के अंदर भी बनाया था, A2 में कंपनी अकाउंट से सवाल कर रहे थे तब भी बनाया था। तो स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट भी कंपनीज को जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करती हैं उसमें डालती हैं। वो क्यों डालती हैं? बिकॉज IAS 16 की रिक्वायरमेंट है कि नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू के अंदर, जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू के अंदर इजाफा होता है, कमी होती है, डेप्रिसिएशन आप चार्ज करते हो, या इवन अगर आप रिवैल्यूएशन रिकॉर्ड करते हो, जो भी नॉन करंट एसेट से रिलेटेड आप काम करते हो, वो आप स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट के अंदर शो करते हो। और स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट पूरा का पूरा उठा के एनुअल रिपोर्ट के अंदर डाला जाता है। और स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट क्या होता है कि आप एसेट्स की कॉस्ट के अंदर मूवमेंट दिखाते हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर मूवमेंट दिखाते हो, ओपनिंग क्लोजिंग नेटबुक वैल्यू बताते हो, यानी कि नॉन करंट एसेट की कॉस्ट, नेटबुक वैल्यू और डेप्रिसिएशन के अंदर जो भी मूवमेंट हुई है पूरे साल में, वो आप IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के थ्रू शो करते हो, इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड भी अगर कोई बात है तो वो भी IAS, जो कि नॉन करंट एसेट की रिवैल्यूएशन ही होती है, तो वो भी IAS 16 से ही होते हुए गुजरेगी। तो आपको पता है। अच्छा, इसके अंदर जो आ एसेट को आप जो इवन SOFP के अंदर नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करते हो, तो आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हो, और फिर आप दिखाते हो कि इसके ऊपर इतनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज हुई भी है, और दोनों को माइनस करा के आप उसको उसकी नेटबुक वैल्यू पे शो करते हो। तो वो भी काम आप बिकॉज ऑफ IAS 16 करते हो। ये सारा काम आपको IAS 16 कहता है कि भाई इस तरीके से नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होगा। इवन नॉन करंट एसेट को जब आप, जो कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट जब आप निकालते हो, तो उसमें परचेज प्राइस के अंदर तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करते थे, वो इंफॉर्मेशन भी आपको IAS 16 ही प्रोवाइड करता है। फिर स्केड्यूल की बात तो हमने कर ली कि भाई वो मूवमेंट शो करेगा। और इवन अगर आपकी रिवैल्यूएशन आपने रिकॉर्ड करनी है, या आपका कोई एसेट रीवैल्यू हुआ है, तो रिवैल्यूएशन की डबल एंट्री वैसे हमने कई दफा करी है, एक दफा और बता दूं कि सबसे पहले जो एसेट रीवैल्यू होता है उसकी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होती है। डेप्रिसिएशन राइट ऑफ होने के बाद जितने से वो एसेट रीवैल्यू किया जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है, asset having a cost of 10,000 on 1st January 2020 was sold on 28 February 2024 at $2,000. Depreciation is charged at 10% per annum using SLM, using the year end policy। ईयर एंड पॉलिसी यानी साल के एंड पे जो भी पड़ा हुआ है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो ये एसेट आपके पास 2020 में रहा, 21 में रहा, 22 में रहा, 23 में रहा, 24 में बिक गया, और ईयर एंड पॉलिसी है तो कोई डेप्रिसिएशन 24 में चार्ज नहीं होगी। तो 4 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी बन गई? 10,000 टाइम्स 10% 1000, और 4 साल रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 4, इसकी टोटल डेप्रिसिएशन 4,000 बन गई। इसी तरीके से ये एक रिवैल्यूएशन वाला भी यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है। लेट्स, अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा एक एसेट था, ठीक है, और एसेट को हम ये रख लेते हैं कि एसेट की आपके पास नेट बुक वैल्यू है 50,000, और उसको हमने रीवैल्यू कर दिया किधर, 80,000 पे ले जाके उसको रीवैल्यू कर दिया। तो 50,000 से अगर एसेट 80,000 पे रीवैल्यू गया है, और मैं कहता हूँ कि उसकी कॉस्ट ओरिजिनली थी 70,000, तो एक एसेट जिसकी कॉस्ट 70,000 है, नेट बुक वैल्यू 50,000 है, उसको उठा के आप 80,000 पे रीवैल्यू कर रहे हो, तो सबसे पहले तो उसकी डेप्रिसिएशन कितनी थी? कॉस्ट 70 है, नेट बुक वैल्यू 50 है, तो इसका मतलब उसकी डेप्रिसिएशन जो अब तक चार्ज हुई हुई है, अप टिल द रिवैल्यूएशन डेट, वो 20,000 चार्ज हुई हुई है।
तो आप सबसे पहले तो उसकी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कराओगे, 20,000 से आप डेप्रिसिएशन डेबिट करोगे, एंड देन उसके बाद आप कहते हो कि भाई जब हमने डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर दी तो एसेट अपनी ओरिजिनल कॉस्ट 70,000 पे आ गया। 70,000 से आप उसको देखो कितना ऊपर लेके गए हो, रीवैल्यू टू 80,000, यानी 10,000 और ऊपर लेके गए हो। तो जब एसेट ऊपर जाता है अपनी कॉस्ट से तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट जब बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं। 10,000 से एसेट अपनी कॉस्ट से ऊपर गया है तो एसेट एट कॉस्ट को हमने 10,000 से डेबिट कर दिया। और ओवरऑल रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन एज वी नो इट इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इसकी नेचर क्रेडिट होती है, तो ओवरऑल रिवैल्यूएशन तो 30,000 की हुई है ना, क्योंकि आप एक एसेट जो कि आपकी एसओएफपी में 50,000 पे रिकॉर्डेड था, आप उसको 50 से 80,000 पे लेके गए हो, तो रिवैल्यूएशन 30,000 की हुई है। तो 30,000 से आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। समझाने का मतलब ये है कि नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जितनी भी बातें आपकी हैं, चाहे वो स्केड्यूल हो, चाहे वो उसकी कॉस्ट पर रिकॉर्ड करना हो, चाहे वो उसको एसओएफपी में हम जिस तरीके से शो करते हैं वो बात हो, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको थ्रू IAS 16 प्रोवाइड करी जाती है। इसके बाद आपके सिर्फ तीन IAS रह गए, IAS 36, 37, 38, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे। IAS 1, IAS 2, IAS 8, IAS 10 एंड देन IAS 16, ये पांच IAS है जो हमने आज कवर अप कर लिए। तीन IAS है जो नेक्स्ट क्लास में कवर अप होंगे। तो आपने पूछा था कि टोटल कितने IAS हैं जो हमें अपने सिलेबस में करना है, तो टोटल 8 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें एटलीस्ट अपने सिलेबस के अंदर कवर करने होते हैं, जिसमें से आज की क्लास में जो हमने एक IAS 8, 10, 16 और 2 जो पढ़ा वो इंपॉर्टेंट थे। यानी कि 1 और 7 जो है वो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, लेकिन जो इन्वेंट्री वाला IAS था, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के अंदर चेंज वाला IAS था, इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड वाला IAS था, और ये अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला IAS था, ये मल्टीपल टाइम आपके पास सवालों में टेस्ट हो रहे होते हैं।